चले फिर आप जो T20 की रैंकिंग पे जा रहे थे उसको डिस्कस करते हैं। नहीं, मैं यही कह रहा था कि पाकिस्तानी बॉयज़ हमारे छा नहीं गए कि तो भाई रैंकिंग्स में इतने अरसे बाद। वैसे तो कभी भी मेरा ख्याल है पाकिस्तान की हिस्ट्री में कोई इस तरह का नहीं हुआ कि इतने प्लेयर्स जो हैं टॉप रैंकिंग में आ रहे हों और आईसीसी के प्लेयर्स अवार्ड मिल रहे हों पाकिस्तान को, बॉलिंग में भी बैटिंग में भी। तो बाबर भाई रिकॉर्ड पहले ही बना चुके हैं कि मोस्ट नंबर ऑफ डेज एज नंबर 1 T20 बैट्समैन। प्रीवियस बेस्ट वॉज विराट कोहली। तो अब बाबर आजम 1 पर हैं, रिजवान 2 पर हैं, और हमारी टीम को अक्सर कहा जाता है कि जी ये दोनों प्लेयर्स स्लो खेलते हैं। तो रैंकिंग तो थोड़ा सा डिफरेंट स्टोरी बता रही है कि दुनिया के सबसे इफेक्टिव बैट्समैन यही दोनों हैं। क्या ख्याल है? बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक बात है कि हमें बड़ी खुशी हुई है कि भाई पाकिस्तान के बाबर भाई और रिजवान भाई आ गए टॉप पे। और ये तो मेरे ख्याल में अगर हम हिस्ट्री में देखें तो बैटिंग में तो कभी इतना हमने नहीं देखे पाकिस्तान के बॉलर्स, पाकिस्तान के बैट्समैन। बॉलर्स में हमने देखा है वसीम आए, वकार आए, आसिफ वगैरह, लेकिन बैटिंग में आसिफ वगैरह, आमिर, लेकिन बैटिंग में बड़ी खुशी हुई कि भाई बाबर रिजवान आ गए। अब यहाँ पे एक बात जो मैं सोच रहा हूँ, बल्कि आप भी मुझे इस बारे में बताएंगे। देखें भाई पाकिस्तान की अभी तो ये है टॉप पे, सही है। तो T20 जितने पाकिस्तान खेलता है साल में T20, और जितना इंग्लैंड खेलता है, इंडिया खेलता है, ऑस्ट्रेलिया खेलता है, तो वो बड़े कम नहीं है रेशो पाकिस्तान का। मतलब कि पाकिस्तान की रैंकिंग उससे जो है वो इफेक्ट हो जाएगी ना। क्या कहते हैं आप? यार T20 से मुझे लगता है पाकिस्तान बहुत खेलता है। मुझे लगता है पाकिस्तान नहीं, अभी एक रिसेंट आ रहा है 7 मैचेस का आ रहा है। उससे पहले जब लास्ट ईयर भी अगर हम देखें तो कंपैरेटिवली इंडिया के और ऑस्ट्रेलिया के पाकिस्तान में कम हुआ। हाँ नहीं, वो लास्ट फ्यू इयर्स में ये हुआ होगा, लेकिन अगर आप ओवरऑल रिकॉर्ड देखो ना तो आई थिंक पाकिस्तान की टीम ने सबसे ज़्यादा T20 मैचेस खेले में दुनिया में। ठीक है। तो और ये हमारे बोर्ड को थोड़ी सी प्रायोरिटाइजेशन चेंज करनी पड़ेगी कि आपने किस फॉर्मेट को ज़्यादा प्रेफर करना है। अब ऑब्वियसली आपका वर्ल्ड कप करीब है T20 का, मतलब 2 सालों में 2 वर्ल्ड कप हो रहे हैं टेक्निकली। तो इस वजह से शायद हर टीम ने फोकस ज़्यादा किया T20 पे लास्ट 2 ईयर्स में। तो अब शायद अगर जब नेक्स्ट वर्ल्ड कप ODIs का आएगा तो फिर देखेंगे, हो सकता है तब आपकी बात ठीक हो जाए कि T20 में और ज़्यादा पाकिस्तान गैप ले आए और उसके ODI ज़्यादा खेलना शुरू कर दे, फिर शायद रैंकिंग्स पे थोड़ा इम्पैक्ट पड़ जाए। लेकिन जिस लेवल पे ये दोनों खेल रहे हैं और जिस कंसिस्टेंसी से खेल रहे हैं, वो मुझे नहीं लगता इतने आराम से कोई इनको ले सकता है। डेविड मलान ही एक मुझे वो बंदा नज़र आ रहा है जो, लेकिन वो भी उस तरह परफॉर्म नहीं कर सके, एक ही मैच में चले यार। लेकिन वो कंसिस्टेंट बड़ा है उसकी, अगर आप एवरेज वगैरह देखो ना, और क्लोज टू 50 उसकी एवरेज है। तो स्ट्राइक रेट भी उसका ठीक है। तो और वो टॉप ऑर्डर का प्लेयर है, तो उसको ज़्यादा बॉल्स भी मिलती हैं खेलने के लिए, तो उसके पास चांस है ज़्यादा रन्स कंपाइल करने का। लेकिन जो मेरे लिए सरप्राइजिंग चीज़ थी ना इसमें, वो था कि मुझे लग रहा था काफ़ी अरसे से एरन फिंच के खिलाफ बात भी हो रही है कि एरन फिंच को होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, कप्तानी होनी चाहिए। अब देख लो नंबर 5 पे बैठा हुआ भाई, तो आप कैसे निकाल सकते हो उसको? भाई यही बात है, भाई यही बात है। एरन फिंच को मैं तो खैर, हम लोगों ने लास्ट एपिसोड पे भी बात की थी इसमें, तो उस पर तो मेरा यही आर्गुमेंट था कि भाई इसको रखना बनता है, एटलीस्ट वर्ल्ड कप तक ना इसको टीम में रखना चाहिए। मतलब वार्नर फिंच का जो कॉम्बो है ना, ये एक अगली टीम पे वैसे ही प्रेशर में आते का। अच्छा, अगर हम देखें तो कॉनवे जो है न्यूजीलैंड, उसकी भी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही। उसकी वो है 6th नंबर पे अभी, तो वो भी मुझे लगता है कि जिस तरह 5th पे, जैसा अभी एरन फिंच 716 पॉइंट्स के साथ और इसके 703 है। तो अगर न्यूजीलैंड के आगे टेस्ट मैचेस अभी जो T20 आएंगे उस पर अगर परफॉर्म करता है तो हो सकता है कॉनवे फिंच को बीट कर दे। और कॉनवे ने आते ही बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस, हर फॉर्मेट में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी। लेकिन अगर हम नज़र डालें कि T20 की बॉलिंग में टॉप 5 रैंकिंग्स क्या चल रही हैं, तो इसमें भी मेरे लिए थोड़ी सी सरप्राइजिंग चीज़ें थी, क्योंकि मैं अक्सर मुझे इस जॉश हेजलवुड की कैपेबिलिटी पे तो कोई डाउट नहीं है। ठीक है, बहुत क्लास का बॉलर है, एक्सेप्शनल बॉलर है। लेकिन मुझे फॉर सम रीज़न में जॉश हेजलवुड को जब सोचता हूँ ना, तो मैं T20s में थोड़ा सा उतना मैं हल्का ले रहा था कि जितना मैं टेस्ट में उसको लीथल समझता हूँ, या इवन ODIs में, क्योंकि लाइन और लेंथ आप एसोसिएट करते हो जॉश हेजलवुड से। पेस भी है लेकिन लाइन और लेंथ आप ज़्यादा करते हो। तब इसमें जब ये इतना बड़ा गैप है आदिल रशीद और उसके जॉश हेजलवुड के पॉइंट में, तो क्या आप समझते हो कि इसकी रैंकिंग देख के कि लाइन और लेंथ की अभी भी जगह है T20 क्रिकेट में,
वो लाइन और लेंथ वाले बॉलर्स अगर अच्छी पेस पे थोड़ी सी बॉल मूव करें, मोहम्मद आसिफ टाइप के जो होते थे या ग्लेन मैगरा टाइप के, उनकी जगह अभी भी है। यार मेरे ख्याल में तो जगह है अभी भी, जिस तरह मतलब यही आपके सामने एग्जांपल है जॉर्ज हेजलवुड है, और अगर हम टॉप नीचे अगर बॉलर्स में है तो और भी एक और है असर, नहीं खैर वो तो स्पिनर्स में आ जाते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में जगह है ये अगर शॉर्ट पिच पे जिस तरह मैगरा की लाइन होती थी आसिफ की। और अभी हमने इवन इंग्लैंड और इंडिया में भी देखा कि भवेश कुमार ने अपना आई थिंक सेकंड T20 में उसने मीडियम बॉल कराई है, उसने मतलब पेस को इतना फोकस नहीं किया। और दूसरी जगह अगर हम उमरान को देखें तो वो भाई 145 मार है लेकिन कोई उसका फायदा नजर नहीं आ रहा। तो मेरे ख्याल में बॉलिंग में यार यही मैटर करता है जलाल, जो भाई अगले के बाद वेरिएशन हो, ठीक है हाइट का भी एडवांटेज होता है नो डाउट फास्ट बॉलर, लेकिन जो लाइन और लेंथ है बड़ी मैटर करती है कि आप भाई अगले की जो वीकनेसेस है उसको आप अंडरस्टैंड करो और उसके साथ साइकोलॉजिकल। हाँ नहीं, ये टेक्निक को टेस्ट करता है बंदा, और प्लस इसके पास एडेड एडवांटेज है कि इसकी पेस भी अच्छी है। पेस विद लाइन और लेंथ जो 140s में बॉलिंग कराता है। तो और देखो टॉप 5 में ये वाहिद फास्ट बॉलर है, सारे स्पिनर्स हैं बाकी। तो आदिल, अच्छा मजे की बात, टॉप 10 में मैं साथ साथ देख रहा था कि टॉप 10 में वाहिद यही है। हाँ यही है। और स्पिनर्स भी देखो कि बाकी सारे लेग स्पिनर्स हैं, सही है। मतलब तबरेज शमसी चाइना मैन है, वो भी लेग स्पिनर ही है, लेफ्ट आर्म। आदिल रशीद लेग स्पिनर है, राशिद खान लेग स्पिनर है, एडम ज़ैम्पा लेग स्पिनर है। तो ये भी एक चीज़ है जो क्लियरली शो कर रही है कि T20 को डोमिनेट कर रहे हैं लेग स्पिनर्स, बहुत हाई इन डिमांड। वाकई ये आपने बड़ी अच्छी बात की है, बड़ा अच्छा एनालाइज किया ये कि वाकई जो स्पिनर्स हैं खासतौर पर लेग स्पिनर्स स्लो लेफ्ट काफी ज्यादा डोमिनेट कर रहे हैं। इवन हम यहाँ पे देखिए अपना शादू की बात भी करें तो शादू की भी वर्ल्ड कप में देखो एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस थी। एडम ज़ैम्पा वर्ल्ड कप में कितना अच्छा था। ये सारे वही बॉलर्स हैं जिन्होंने वर्ल्ड कप में भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की थी। और लेग स्पिनर्स ही, क्योंकि उनकी पास वैरायटी की ऑप्शन ज़्यादा है ना, लेग स्पिन भी है, फ्लिपर भी है, गुगली भी है। तो वो बैट्समैन जब शॉट मारा होता है तो फुली इतना कॉन्फिडेंट नहीं होता कि बॉल किधर जा रही है। खासतौर पर राशिद खान टाइप का बॉलर की तो समझ ही नहीं आती कि करा क्या रहा है। तो ये भी एक है। बिल्कुल नहीं, राशिद खान बहुत अच्छा टैलेंट है यार अफगानिस्तान का, और बल्कि बड़ी खुशी हुई है कि अफगानिस्तान का प्लेयर भी आया है रैंकिंग में। लेकिन एक तरफ थोड़ा डाउन साइड भी आई है, वही वाली बात कि यार ये हो सकता है इतने ज़्यादा आगे T20s ना खेल सकें अफगानिस्तान, और जो बाकी जो टॉप कंट्रीज़ हैं बाकी कंट्रीज है वो लोग इसको ओवरकम ना कर लें। लेकिन ये बंदा इंडिविजुअली जितने लीग्स खेल रहा है ना, इसका तो एक्सेप्शनल रिकॉर्ड है यार। ये हमसे छोटा 23-24 साल का अभी इसकी उम्र है, पता नहीं सही उम्र है कि नहीं है, वो एक अलग बात है। लेकिन यार हमसे छोटा तो ना कहते यार जलाल, ऐसी बात कर दे। नहीं हमसे तो छोटा ही है, लेकिन अब देखो उसकी तो बहुत एक्सेप्शनल रिकॉर्ड है। ये तो सबके रिकॉर्ड तोड़ देगा। ये तो T20 का मुरलीधरन बनेगा। ये जितने नंबर ऑफ विकेट्स पे ये जा रहा है ना, जो इसका स्ट्राइक रेट और एवरेज है, और जितनी लीग से खेलता है, तो अफगानिस्तान खेले ना खेले राशिद खान ज़रूर खेलेगा। बाकी यार उसका बताओ कि आपका क्या ख्याल है ओडीआईज में हमारे कोई दो एक बॉयजेज हैं यार, या बैटिंग की बात करें? बैटिंग की मैं बात कर रहा हूँ। हमारे दो एक बॉयजेज हैं जिनके बारे में हमने कैटेगरी ए और कैटेगरी बी की भी कोई हमने लास्ट अपने एपिसोड में डिस्कस की थी कि इमाम को क्यों नहीं डाला है। तो अब आप इमाम की परफॉर्मेंस देखें नजर आ कि इमाम भाई आपके आगे हैं नंबर 2 पे आया है नंबर 2 पे। और बिल्कुल जी सही बात है, हम लोगों ने इससे अपनी पिछले एपिसोड में बात की थी कि इनको कैटेगरी बी में क्यों डाला है, हालांकि इनका रिकॉर्ड भी बन गया 7 कंसेक्टिव 50s का। तो बड़ी खुशी हुई यार, T20 में भी हम पाकिस्तानी बैट्समैन को देख रहे हैं, ODI में भी हम पाकिस्तानी बैट्समैन को देख रहे हैं, और बल्कि आप एशिया की देख लें, नीचे विराट कोहली 3rd नंबर पे आया हुआ है। देसी बॉयज डोमिनेट कर रहे हैं। देसी बॉयज डोमिनेट कर रहे हैं बड़े अरसे बाद। मतलब यार इस तरह देखने को मिल रहा है कि भाई कोई ऑस्ट्रेलियन नहीं नजर आ रहा हमें, कोई न्यूजीलैंड का नजर नहीं आ रहा। तो इंडियन बैट्समैन तो हमने हमेशा ही देखा है कि ये टॉप रैंकिंग्स में होते हैं बैटिंग में, क्योंकि इनके पास हमेशा से अच्छे बैट्समैन रहे। हमारे लिए एक नई चीज़ है कि हमारे बैट्समैन फाइनली अब रैंकिंग्स में आना शुरू हो गए हैं और अक्रॉस फॉर्मेट्स आना शुरू हो गए हैं, विच इज़ वेरी इनकरेजिंग। इमाम को अक्सर लोग अंडररेट करते हैं और इमाम के ऊपर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म था
कि जी सिफारशी है और इसका इंज़मामुल हक से रिलेशन है और इंज़माम ने सिलेक्शन में इसको डाला। बहुत प्रेशर होता था इमाम के ऊपर और वो सारे क्रिटिक्स को अब ये रैंकिंग्स देखनी चाहिए और चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। हाँ, बल्कि इधर तो लोग मुझे याद है मेरा एक दोस्त मैच देखने गया था तो इमामुल्लाह खेल रहा था वहां पर, तो क्राउड ने पूरे ना पर्ची पर्ची कहना शुरू कर दिया बस था। देख लो यार हालांकि ये। बड़ी खराब बात है, लेकिन इसने परफॉर्म किया है भाई, इसने बताई है, अपनी क्लास दिखाई है। और ये और अच्छा, मेंटल यहाँ पे स्ट्रेंथ आप भी ये शो देखें करती है कि यार बंदे की। मेंटल स्ट्रेंथ है भाई। इतना आपके ऊपर क्रिटिसिज्म मतलब हो रहा ना, एग्रेसिव हमें एक खेलता कोई है। नेगेटिव कमेंट कोई दे देना तो हमारे वो दिमाग में थोड़ा सा चलता रहता है कि यार ये अच्छा रिव्यू नहीं दिया। और वो बंदा पूरा क्राउड जिस तरह आप बता रहे हो पर्ची पर्ची कह रहा है और उसके बावजूद वो बंदा ऐसी जी परफॉर्मेंस दे रहा है, बड़ी बात है। जी बिल्कुल। अच्छा, अब बिल्कुल अब आप यहाँ पे देखें कि अब आप देखें ना, क्लास देखें बंदे की। एक तो बाबर आजम 892 पे बैठा है ना उसके पॉइंट्स, और साथ विराट कोहली सिंस 2019 कोई परफॉर्म नहीं कर रहा है इतना, ऐसे ही है। और फिर भी देखें 811 पॉइंट्स के साथ टॉप 3 में। अब यार इसको कैसे निकाला जाए टीम से? यार बस इसके लिए क्या कह सकते हैं, इसके लिए ये कह सकते इसके हैं लिए ये और ये कह सकते हैं इसके लिए हम आ, सायरन बजा सकते हैं कि विराट कोहली लेजेंड है भाई। वो इतनी लेवल पे परफॉर्मेंस कर गया है कि आप जैसा सही कह रहे हो कि बिल्कुल ना परफॉर्मेंस करने के बावजूद मतलब वो बैठा हुआ है अभी तक। रोहित शर्मा एज यूजुअल ब्रिलियंट बैट्समैन, मतलब लेजेंडरी स्टेटस हासिल कर चुके हैं जब से ओपनिंग स्टार्ट किया है। क्विंटन डिकॉक वैसे मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था क्योंकि काफ़ी अरसे से मुझे कोई इनकी परफॉर्मेंस उस तरह लगी नहीं, लेकिन ओडीआईज भी कम हुए हैं इस, जैसे मुझे ज़रा T20s मेरे जेन में घूम रहे थे, लेकिन मुझे जब देखा कि ओडीआईज में वाकई बॉय ने एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस चल रही है, क्योंकि ओडीआईज अब होती ही कम है यार, याद ही नहीं रहता भाई। अभी बहुत ज्यादा ओडीआईज होंगे, अभी देखना अगले फ्यूचर में ना 2-3 इयर्स में ओडीआईज भी बहुत होंगे, T20s भी बहुत होंगे, टेस्ट भी बहुत होंगे। हाँ, लेकिन वो भी उस पर भी इन बात तीनों करेंगे। की रवि अलग अलग शास्त्री चीजें साहब तो होंगी। कहते हैं कि ये बायलैटरल सीरीज़ वगैरह ख़त्म ही हो जाएंगी और इनका कोई मतलब ही नहीं बनता। आपको सिर्फ आईसीसी के इवेंट्स कराने चाहिए, वर्ल्ड कप हो गया, चैंपियंस ट्रॉफी वगैरह हो गया, और बाकी फिर आप लीग्स मॉडल पे चले जाओगे। जिस तरह सॉकर या फुटबॉल चलता है कि जी थ्रू आउट द ईयर आपकी लीग्स चलती हैं और सिर्फ वर्ल्ड कप होता है या कोई यूरो कप हो गया या कोई लैटिन अमेरिका का कोई कप हो गया, फलाना हो गया। लेकिन उस पे ये देखा, वो तो खैर आईपीएल को प्रमोट करने के लिए ज्यादा एम्फसाइज कर रहे होंगे, लेकिन अभी इस पे ये देखने वाला है कि आईसीसी इतना स्ट्रांग है कि वो मतलब अपनी इस तरह रखे, क्या कहते हैं, डोमिनेंस स्ट्रांग तो नहीं है एरा में। मतलब यार जितना पैसा अब आईपीएल में आ गया उसके मुकाबले में तो आपको यू हैव टू बेंड योर नीज, मतलब उसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन इस पे ये डिटेल टॉपिक है, इस पे रिसर्च करके ना हम सही इस पे एक पूरा सीरीज़ करेंगे क्योंकि ये बड़ा लंबा टॉपिक है और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्रिकेट की फ्यूचर एस्पेक्ट से। लेकिन कमिंग बैक टू T20 बॉलिंग, अच्छा, एक अगर हम T20 से पहले एक मैं अभी मेरी नज़र से गुजरी थी चीज़ कि जो शाय होप के बारे में हम लोगों ने अपनी लास्ट एपिसोड पे भी बात की थी ना कि वो बड़ा अच्छा प्लेयर है, ओडीआई मतलब वो हमने देखा पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी अच्छी उसने गेम खेली। वो बंदा 10th नंबर पे इस वक्त रैंकिंग में, और मुझे नहीं समझ आई कि वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट बोर्ड क्या सोच रही है, उसको क्यों नहीं खिला रही। हालांकि उसकी जगह बनती है टीम में यार, वो बहुत क्लास का प्लेयर है, अगर उसको सही तरह से पॉलिश करें तो सरवान चंद्र पॉल टाइप प्लेयर है। क्या ख्याल है? नहीं बिल्कुल ठीक बात है। चलो आगे मूव ऑन करते हैं। T20 बॉलिंग में तो मैं ऐसे तबरेज शमसी को पॉइंट आउट करना चाहता था क्योंकि उसकी बहुत एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस रही है। वो भी एक अंडररेटेड बॉलर है जो कि बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है। लेकिन अगर ओडीआई बॉलिंग पे आए तो ट्रेंट बोल्ट भाई ख़तरनाक बॉलिंग की उन्होंने टेस्ट मैचेस में भी, ये और ख़तरनाक वसीम अकरम टाइप स्विंग इनके आइडियल है वसीम अकरम, उन्होंने बोला इंटरव्यू में। और यार ये बंदा मेरा फेवरेट है, मतलब शेन बॉन्ड के बाद ना ये वाहिद बॉलर है जो मुझे अच्छा लगा है न्यूजीलैंड का, मतलब कि लेवल का, कि यार जिसकी बॉल देखने का मजा आता है। हर क्या ओडीआई हो गया, क्या टेस्ट हो गया, परफॉर्म कर रहा है, अभी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दिखा रहा है और प्लानिंग से बॉल करता है बिल्कुल यार। मतलब न्यूजीलैंड के सारे बॉलर्स एक तरफ होते हैं, अब हमने देखा भी है ये जो टेस्ट मैच हुआ, न्यूजीलैंड के सारे बॉलर्स एक तरफ हैं। वॉल्ट का प्रेशर अपनी जगह, मतलब कि ना अगला बंदा को वो टिकने नहीं देता बीच में। बिल्कुल।
अच्छा, मैट हेनरी यहाँ पर हैं। अब देखो बात वही वाली आ जाती है कि ओडीआई क्रिकेट शायद हो ही इतने गैप से रही होती है कि समझ ही नहीं आती। अब मैट हेनरी को मुझे नहीं याद उनकी कोई सिग्निफिकेंट परफॉर्मेंसेस, लेकिन जब मैंने देखना शुरू किया तो मैंने कहा यार वाकई इस बंदे ने तो बड़ी परफॉर्मेंस की हुई है। तो ये कुछ हद तक पॉइंट ना रवि शास्त्री का कोई वैलिड पॉइंट्स भी हैं इसमें बीच में कि आपको बायलैटरल सीरीज़ याद ही नहीं है कि आपने 6 महीने पहले कौन सी सीरीज़ खेली थी, साल पहले कौन सी सीरीज़ खेली थी, क्योंकि अब हो इतनी ज़्यादा रही हैं, क्रिकेट इतनी ज़्यादा हो रही है। तो पहले मतलब जब हमारा बचपन था तो हमें साल पहले 2-2 साल पहले के मैचेस भी याद होते थे और हर टीम के याद होते थे। अब तो ट्रैक रखना मुश्किल होता है कि हफ्ते में क्या हो रहा है। तो ये भी एक पॉइंट है जो कि हम करेंगे डिस्कस। शाहीन भाई अफरीदी भाई रिसेंटली आप बता रहे थे कोई पुलिस का भी कोई लिंक कोई बता रहे थे। जी बिल्कुल। शाहीन अफरीदी बल्कि एम्बेसडर बन गए केपीके पुलिस के। बड़ा पॉजिटिव साइन है कि हाँ, तो हो सकता है कि केपीके पुलिस की थोड़ी और रेपुटेशन अच्छी हो जाए। अच्छी तो होगी है वैसे काफी, लेकिन शाहीन अफरीदी की वजह से और थोड़ा बेहतर हो जाए। एक साइन शाहीन अफरीदी वाली परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी उनको, रैंकिंग में 3 नंबर पे आना पड़ेगा दुनिया में हैं? ये प्रेशर आ गया सही उनके बात ऊपर। है। अच्छा, क्रिस वोक्स देखो कितने अरसे से ये बंदा नहीं नजर आ रहा, लेकिन अभी तक है क्योंकि परफॉर्मेंस उसने अच्छी दी हुई थी। वही विराट कोहली वाली बात है। बिल्कुल। ये खेला है अभी लास्ट मैच? नहीं, ये इंजर्ड रहा है बड़े अरसे से। ये मुझे तो जो इसकी लास्ट मेमोरीज है ना, सच्ची बताऊं, वो मुझे वर्ल्ड कप वाली याद। उसके बाद मुझे याद ही नहीं है कि ये बंदा मैच खेला है नहीं खेला, क्या स्टोरी है। वाइट वॉश हुई है। जसप्रीत भाई को तो हम एक्सपेक्ट करते हैं हर फॉर्मेट में। ये तो सरप्राइजिंग था ये कि अभी ये T20s में इनकी डाउन हो गई रैंकिंग, लेकिन T20 स्पेशलिस्ट भी कह सकते हैं। वैसे तो हर फॉर्मेट स्पेशलिस्ट ही हैं। एक्सेप्शनल बॉलर है बंदा ये। होना चाहिए इनको T20 में भी ऊपर ही होना चाहिए, जॉस हेजलवुड के आसपास ही होना चाहिए इनको भी। बिल्कुल। और भवेश कुमार की भी इम्प्रूव होगी रैंकिंग में, क्या कहते हैं यार। वो अगर स्विंग हो रही हो तो भुवी भाई लेजेंडरी बॉलर हैं। पावर प्लेस के वो बंदा लेजेंडरी बॉलर है, अंडररेटेड। सर मुझे तो अभी तो नेक्स्ट यार पता नहीं, मेरी नज़र से खबर गुजरी है कि आईसीसी ने बोला है कि वर्ल्ड 11 वर्सेस इंडिया 11 होना चाहिए। कोई इंडिया की तरफ से ये खबर आ रही थी। आई डोंट थिंक कि आईसीसी की तरफ से आ रही थी, कि कोई इंडिया की तरफ से खबर आ रही थी। इसको चेक करेंगे कि मुझे अभी कंफर्म नहीं है, चेक करेंगे इसको। लेकिन भाई टेस्ट पैच पे आओ जरा, टेस्ट की बैटिंग आय हाय 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 भाई, इस पे तो कोई डाउट ही नहीं है ना। जॉय रूट को तो भाई किंग ऑफ टेस्ट है, इसके क्या किंग ऑफ टेस्ट। और बल्कि इसको बल्कि मोस्ट कंसिस्टेंट बैट्समैन भी बोला गया है। टॉप 20 में आया हिस्ट्री के ये बंदा। तो बड़े यार है, तो इसका तो बनता है यार टॉप पे आना। मतलब बिल्कुल बनता है यार, किसी को भी नहीं होगा ना। ये तो बिल्कुल लेवल का है। सेकंड नंबर पे जो प्लेयर है इनके बारे में आप क्या कहते हैं यार? सेकंड पे मैं पहले आता हूँ। जो आपने मोस्ट कंसिस्टेंट की बात की ना, जो रूट की मैं पहले भी हम डिस्कस कर थी किसी एक एपिसोड में कि इन पे बड़ा क्रिटिसिज्म हो रहा था 2 साल पहले कि ये 50s तो बहुत ज़्यादा करते हैं, 100 नहीं करते। ठीक है, 100 से पहले आउट हो जाते हैं। तो अब इसने लास्ट 2 सालों में इतनी कोई 100 मार दी हैं कि ये वर्ल्ड रिकॉर्ड भी मोहम्मद यूसुफ का मोस्ट रन इन अ कैलेंडर ईयर ब्रेक करने लगे थे। और अभी भी देख लें इंडिया के साथ क्या किया है, न्यूजीलैंड के साथ क्या किया है। तो जिस लेवल पे ये खेल रहा है बंदा, ये तो किसी और ही मतलब नेक्स्ट लेवल गेम लग रही है। अब स्टीव स्मिथ की 60 की एवरेज है टेस्ट मैच में, जो रूट की 60 की नहीं है। ठीक है, लेकिन मैं ख्याल इन दोनों की शायद ना 28 सेंचुरीज ही हैं टेस्ट में इस टाइम के ऊपर। तो स्टीव स्मिथ, मुझे लगता है कि स्टीव स्मिथ क्योंकि एक बुरा पैच है, स्लाइटली बुरा पैच है स्टीव स्मिथ के कैलिबर के हिसाब से मैं कह रहा हूँ। तो मुझे लगता है स्टीव स्मिथ को वैसे नंबर 2 पे होना चाहिए असूली तौर पे। लेकिन लबुशेन की भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है। एशेस के बाद इनको चांस मिला था, एशेस में चांस मिला था। स्टीव स्मिथ शायद इंजर्ड हुए थे, उसके बाद से इन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस दी। टेक्निकली बड़े अच्छे बैट्समैन हैं। स्टीव स्मिथ के साथ दोस्ती भी बहुत ज़्यादा है इनकी। और ऑब्वियसली दोनों और अभी श्रीलंका में इन्हीं दोनों ने बड़ा एक अच्छी पार्टनरशिप जमाई। हाँ, 100 मारी, दोनों ने 100 मारी। तो वर्सेटाइल प्लेयर है। पाकिस्तान के खिलाफ लबुशेन की ज़रा सीरीज़ अच्छी नहीं गई, लेकिन उसके अलावा सारी सीरीज़ में इसने परफॉर्मेंस दिया, 100 मारी। बिल्कुल। अच्छा, 5th नंबर पे आ गए हैं ऋषभ पंत।
यार आपने फिफ्थ पे चले ये गए और आपने फोर्थ को इग्नोर मार दिया, बड़ा मुझे दिल पे चोट लगी यार। उसको हैं? मैंने इसीलिए बोला था कि मैं आपके जो इजहार जो आप जिस तरह हाय, बोल रहे थे, मैं चाह रहा था कि आप बोले हमारा बॉबी बाबर भाई, आजम के आपने बारे बॉबी में। भाई फोर्थ पे हमारा आया है। एक ही प्लेयर है जो अक्रॉस द फॉर्मेट माशाल्लाह है, माशाल्लाह हर फॉर्मेट में टॉप रन 5 आते में हैं। बंदा। बिल्कुल बिल्कुल। और यार मैं तो इसकी उस इनिंग का फैन हो गया जो इसने ऑस्ट्रेलिया के साथ खेली थी, फर्स्ट टेस्ट मैच था ना, इस पे ये कंसिस्टेंट खेलता रहा है भाई, टुक टुक टुक, और बड़े एक अच्छी इनिंग खेली थी। ऑल्दो बड़ा अनलकी रहा, आई थिंक इसने 196 199 पे आउट हुआ था। 190 समथिंग ही था, आई डोंट थिंक 199 नहीं था, हाँ 196 के राउंड ही था शायद। लेकिन बड़ी अच्छी इनिंग यार थी इसकी वो वाली। बिल्कुल यार, वर्सटाइल प्लेयर है, नेचुरली अटैकिंग प्लेयर है, तेज़ खेलने वाला प्लेयर है। लेकिन उस स्पेसिफिक इनिंग्स की जिसकी आप बात करें, उसमें अपना उसने कैरेक्टर चेंज किया, स्लो खेला क्योंकि डिमांड थी उस टाइम के ऊपर ऑक्यूपाई करने की, मैच बचाना था। तो बाबर का तो सबको पता ही है इस टाइम के ऊपर। अगर पूरे फॉर्मेट्स की बात करें और इन फॉर्म फॉर्मेट्स की बात करें, तो जिस तरह साइमन डोल ने कहा था कि ही इज़ द वन, ठीक है, ही इज़ द बिग वन। फैब 4 की तो हम बात करते रहते हैं, लेकिन करंट फॉर्म के ऊपर अगर देखा जाए तो बाबर से ऊपर इस वक्त कोई खिलाड़ी नहीं है इस दुनिया में, हर फॉर्मेट के ऊपर। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। वो उस पर हम अलग बात डिबेट कर लेंगे कि फैब 4 क्यों हैं, क्योंकि उनकी पास हिस्ट्री और उनका जो रिकॉर्ड है वो अभी बाबर को उधर तक पहुंचने में बड़ा टाइम लगेगा। ऋषभ पंत, अच्छा यहाँ पे जी, पंत तो यार बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, मुझे बड़ा अच्छा लगा है। मतलब अभी इंग्लैंड वाले टेस्ट मैच में भी बड़ा अच्छा खेला है, और वैसे भी मेरा इस पे कोई भाई वो नहीं है, पॉइंट ऑफ आर्गुमेंट नहीं, फिट बंदा है, ये ऊपर भी आ सकता है अगर यार इसने हर लास्ट सीरीज में ना, टेस्ट सीरीज की जो मैं बात कर रहा हूँ, एक आध ऐसी क्रूशल इनिंग्स खेल देता है कि बंदा हैरान रह जाता है। ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ में भी इसने बड़ी ऑकवर्ड सिचुएशन से मैच निकाला, मैच जितवाया। इंग्लैंड जब इंडिया गई उधर इसने बड़ी एक्सेप्शनल इनिंग्स खेली। इंग्लैंड में आके भी इसने 2-3 बड़ी एक्सेप्शनल इनिंग्स खेल चुका है। तो और नीचे से आके एडम गिलक्रिस्ट वाली बात याद आ जाती है कि जैसे एडम गिलक्रिस्ट नीचे से ऑस्ट्रेलिया की तरफ से आते थे और बहुत तेज़ काउंटर पंचिंग मारते थे, काउंटर अटैक करते थे। इवन अगर ऑस्ट्रेलिया की कभी कभार विकेट ऊपर से गिर जाती थी तो एडम गिलक्रिस्ट नीचे से आके कसर पूरी कर देते थे। वही रोल ऋषभ पंत इंडिया के लिए कर रहा है टेस्ट में। समझ ये नहीं आती कि इस बंदे की इतनी गेम है, ये T20s में और ODIs में पता नहीं क्यों नहीं उस तरह की परफॉर्मेंस की होती जिस तरह टेस्ट की। हालांकि टेस्ट का मुझे ये लग नहीं रहा था जब आया, लेकिन टेस्ट में ही सबसे ऊपर जा रहा है। हाँ बिल्कुल। अभी T20 साउथ अफ्रीका में भी इतना अच्छा नहीं खेला, लेकिन यार इस रैंकिंग में एक अफसोस हुआ थोड़ा, वो विराट भाई जो है वो 13 नंबर पे चले गए। ऐसी बातें ना किया करो विराट भाई के। यार वापस आओ यार, परफॉर्म करो क्रिकेट में जान लाओ यार प्लीज। और उसके साथ डैरेन मिचेल जो है, उसकी 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 भी रैंकिंग इम्प्रूव हो गई है इंग्लैंड वाली सीरीज के बाद, वो 12th पे आ गए। तो यही पॉइंट है। तो खैर रैंकिंग तो बड़ा एक अच्छा एक है, लेकिन अच्छा इस पे एक और चीज, अभी हम लोग टेस्ट बॉलिंग पे आ रहे हैं ना, ये लो आ गया, आप कहते हो तो आ जाते हैं इसमें। अब इसमें आप देखें ना यार, इसमें जो अश्विन है, इसको आपने आखिरी दफा कब देखा है खेलते हुए? यार इस बेचारे को इंडिया में ही देखा है लास्ट टाइम खेलते हुए नहीं अब लेकिन फिर भी देखें 842 इसका स्कोर है और सेकंड नंबर पे, और मतलब इसी पे तो बोला है ना कपिल देव ने कि भाई अगर ये बाय रह सकते तो कोहली क्यों। यार तो अब ये वही कैप्टन की प्रेफरेंस पे भी बात आ जाती है, और मुझे लगता है कि अश्विन की थोड़ी बैड लक ये है कि जडेजा जो है बैटिंग बहुत एक्सेप्शनल करना शुरू हो गया। अगर जडेजा की बैटिंग उतनी एक्सेप्शनल ना होती तो अश्विन ही खेलता, फॉर श्योर खेलता। अब क्योंकि क्रिकेट की डिमांड इस तरह की होगी कि आपको टेल, इवन दो अश्विन भी बुरी बैटिंग नहीं करते, लेकिन जडेजा वाली लेवल की बैटिंग नहीं करते, तो बहुत अनफॉर्चुनेट है। अश्विन तो आपका प्योर स्पिनर है ना एक तरह से, तो मतलब जडेजा का तो आप फिर भी रख सकते हो, अश्विन को भी रख सकते हो, नहीं क्योंकि यार लेकिन आपको फिर फास्ट बॉलर एक बिठाना पड़ता होता है ना, एक कॉम्प्रोमाइज या ऑलराउंडर एक, जिस तरह शार्दुल ठाकुर की जगह आपको हर्षल को बिठा दे, हर्षल को बिठा सकते हैं लोग। नहीं टेस्ट में तो हर्षल है नहीं ना, आपका शार्दुल ठाकुर था टेस्ट में, उसकी जगह आप खिला सकते थे। लेकिन मेरा ख्याल है ठीक सिलेक्शन थी यार, इस ये जो लास्ट 5th मैच था ठीक सिलेक्शन थी। देखिए ना मोहम्मद सिराज परफॉर्म कर गया, हम सोच रहे थे मोहम्मद सिराज भी आउट ऑफ फॉर्म रहा है, लेकिन फिर 4 विकेट ले गया फर्स्ट डे।
एनीवेज शाहीन इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि वर्ल्ड क्लास लेजेंडरी स्टेटस अचीव कर ही चुके हैं अपने खेलने के डेज के अंदर ही। मतलब जिस तरह विराट कोहली आप कह लो बैटिंग में, तो अश्विन ने इंडिया में बहुत परफॉर्मेंसेज हैं इसकी, और अगर पाकिस्तान की टीम में होते तो हर मैच खेलते। अच्छा, और ये आप कैसे कह सकते हैं? यार हर मैच ही खेलते क्योंकि हमारे पास उस लेवल के बैकअप प्लेयर्स नहीं है अभी, मैं इसलिए कह रहा हूँ। मतलब जडेजा यार मुझे याद आया टेस्ट बॉलिंग से, मुझे याद आया जलाल एक दिनेश कनेरिया था, उस बेचारे पे भी काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ, लेकिन वो बड़ा क्लास का बॉलर था यार, उसके भी बड़ा अच्छा रिकॉर्ड था टेस्ट में। हाँ रिकॉर्ड अच्छा था वो भी अब खैर उन्होंने अपने कैरियर के साथ भी खुद ज्यादतियां की। हाँ खुद यार ये ज्यादती है, मोहम्मद आसिफ ने ज्यादती की, ठीक है, मोहम्मद आमिर ने कर दी यार, अपने साथ खुद किए ना, अब हम क्या कर सकते हैं। एनीवे छोड़ो उनको, वो पास्ट हो गया। हमारा देखो बुमराह तो कर सकते हैं ना। हाँ यार उनको करने दो ना रिग्रेट, हम क्यों रिग्रेट करें। बुमराह भाई इधर भी नजर आ रहे हैं, बनता है भाई, विच इज़ वेरी गुड। कैरियर के शुरू में जिस तरह का इनका एक्शन है, काफ़ी एक्सपर्ट्स कह रहे थे कि ये लॉन्गर फॉर्मेट को सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, इंजर्ड हो जाएंगे, लेकिन अभी तक इन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करते जा रहे हैं। शाहीन भाई को यहाँ पे भी टेस्ट में देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि लॉन्गर फॉर्मेट वाला भी कोई बॉलर आया हमारे पास आसिफ के बाद और आमिर के बाद, ख़ास तौर पे आसिफ के बाद। आमिर तो इन एंड आउट ही रहा है, आसिफ कंसिस्टेंटली टॉप 5 में होता था जब तक वो खेलते थे, और अब शाहीन आफरीदी भी आ रहा है। रबाडा बहुत अरसे से हैं टॉप 5 के अंदर, तो ये भी इनकरेजिंग है साउथ अफ्रीका के लिए, लेकिन इनके लिए इनकरेजिंग ये है कि ये साउथ अफ्रीका में ज़्यादा खेलते हैं। ज़रा आए ना, ज़रा खुशबू लगा के हमारे सब कॉन्टिनेंट में, फिर पता लगेगा। बिल्कुल यार, इसका मैं रिकॉर्ड देख रहा था टेस्ट का, बहुत है, मतलब बहुत एज भी कम है, 27 ईयर्स डेल स्टेन लेवल का 7 ईयर्स का ये है रिकॉर्ड है, लेकिन पेस तो उस लेवल की नहीं है यार। पेस बहुत थी, जितना एग्रेसिव है, पेस बहुत थी इसकी। 145 147 कराता था शुरू में आके, लेकिन जितनी ये क्रिकेट खेल चुका है ना, इसने शायद लास्ट 2-3 सालों में शायद सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ बॉल्स कराने में ना टॉप 5 बॉलर्स में ये था। बहुत वर्कलोड बहुत ज़्यादा था इसके ऊपर, क्योंकि साउथ अफ्रीका का यही एक कंसिस्टेंट बॉलर था, बाकी सारे इधर उधर चॉप एंड चेंज हो रहे थे। तो इसका रिकॉर्ड भी जिस तरह देखे ना, 52 मैचेस में 243 विकेट्स हैं। नहीं बहुत और हमारे एंडरसन यार, उसका कितना है, एंडरसन ने 670 विकेट्स है ना उसकी। हाँ लेकिन उनके मैचेस ज़्यादा हैं। 70 मैचेस खेलते हैं। हाँ उनके मैचेस ज़्यादा हैं यार। अब कगिसो रबाडा आए थे ना, अभी पाकिस्तान में सीरीज़ हुई थी टेस्ट मैच की, उसमें उनके कुछ स्पेल्स उनके अच्छे थे, लेकिन उन्होंने स्ट्रगल भी किया था। तो अब साउथ अफ्रीका की कंडीशन जो है वो बॉलिंग पैराडाइज है। तो डेल स्टेन से भी एक दफ़ा लोगों ने सवाल किया था, क्योंकि डेल स्टेन की जो स्ट्राइक रेट है ना, वो दुनिया में सबसे बेहतर है। मतलब वकार यूनिस की सेकंड पे, पहले वकार यूनिस की फर्स्ट पे थी। तो डेल स्टेन से सवाल किया लोगों ने कि जी आपको कैसे लगता है, वकार यूनिस को भी आपने मतलब बीट कर दिया स्ट्राइक रेट के एस्पेक्ट से। उसने कहा कि भाई अगर ये सोचो वकार यूनिस साउथ अफ्रीका में पैदा होता और साउथ अफ्रीका की कंडीशंस में और पिचेस पे बॉलिंग करता, तो सोचो क्या होता वो। ठीक है, और वो बात देखो, लेजेंडरी बंदा है, अगले लेजेंडरी बंदे को इज्जत देता है ना, क्योंकि उनको ये रियलाइज हुआ कि ये बंदा पाकिस्तानी पिचेस पे बैठ के इसने इतनी विकेटें ली हैं फास्ट बॉलर ने, जो कि पाकिस्तान की पिचेस उस तरह है नहीं, डेड ही होती हैं साउथ अफ्रीका के एस्पेक्ट से। लेकिन बड़ी बात है। Don't try, you're disappearing.